नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं। 2026 में आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का बाबू वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 100% एग्जाम में आने की गारंटी है। तो अगर इस वीडियो को जो बच्चा लास्ट तक देख लेता है, समझो हिस्ट्री यानी इतिहास का उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और आप लोग कितना सही बनाते हैं एक बार कमेंट में लास्ट में जाते टाइम जरूर लिख कर जाइएगा कि कितना सही बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, करे कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट करिए कि जो यंग यूरोप है इसकी स्थापना कब हुआ था। याद रखेंगे 1834 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1834 में। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो सुधार लेंगे, 1834 एगो लगा लेंगे। तो 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो यंग इटली की जो स्थापना किया था किसने किया था? मेजनी ने किया था कि बिस्मार्क ने कि काबूर ने कि गैरीबाल्डी ने? याद रखेंगे मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो भी क्वेश्चन बताएंगे बाबू एकदम इसको याद कर लेंगे, क्योंकि 100% आने वाला है। कर यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो स्थापना किया था किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? कर मेटरनिक था कि मेजनी था कि नेपोलियन था कि गैरीबाल्डी था? तो इटली में जो राष्ट्रवाद का जन्मदाता था नेपोलियन था। कौन था बाबू? नेपोलियन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा हो जाएगा वह मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। तो इटली का जो एकीकरण का तलवार जो था गैरीबाल्डी था। कौन था? गैरीबाल्डी जो था इटली के एकीकरण का तलवार था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रख लेंगे यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए ना कौन उत्तरदायी था? 8 का आंसर याद रख लेंगे, बिस्मार्क था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वस्तुकार जो था ना कौन था। तो बिस्मार्क था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे डी अगर लगा रहे होंगे उनका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कर इंग्लैंड नहीं था, रूस भी नहीं था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 11 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उससे पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके 2026 की अगर तैयारी नहीं हुई है बाबू तो इस चैनल पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। अगर उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा 2026 में फर्स्ट डिवीजन तो आराम से आ सकते हैं। चलिए 11 का आंसर दीजिए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? 11 का आंसर याद रखेंगे, बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में ना बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। 12 क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। कह रहे फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, इसका जो प्रमुख कारण था वह था कि निरंकुश शासन। इसका कारण क्या था? निरंकुश शासन था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है किसे कहा जाता है? 13 का आंसर याद रखेंगे, रूसो को। रूसो को अग्रदूत का क्रांति कहता है फ्रांस का। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। यह सब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारे बच्चों को याद होना चाहिए। 14 का आंसर दीजिए।
करे कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी। तो जो फ्रांस था ना वो मानव और नागरिकों अधिकारों की घोषणा किस सभा में किया था, तो संविधान सभा में किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। तो फ्रांस में सामंतवाद का जो अंत हुआ था 4 अगस्त 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन करें कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में किस शासक वंश की जो पुनः स्थापना है वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो जो यूरोपीय सभ्यता का पालना है किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका 100% सही है। इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसको याद कर लेंगे। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू, याद रख लेंगे तुर्की को। किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन करे कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। 19 के आंसर याद रखेंगे यूनान। यूनान देश का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करें कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो कौन सा किया था, तो याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क क्या था। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि जो बिस्मार्क था क्या था, वो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था। यानी जो बिस्मार्क है बाबू प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था, क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रख लेंगे 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 1862 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो जो बिस्मार्क थे किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे, याद रखेंगे हीगेल। हीगेल के विचारधारा से प्रभावित थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। याद रख लेंगे वियना सम्मेलन जो था 1815 में हुआ था। यानी 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इसको एकदम 100% याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। यह भी VVI क्वेश्चन है। तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था याद रख लेंगे कौन था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेटरनिक था। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। इसको एकदम याद कर लेंगे। और देखिए बाबू अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो आपका भी मिल जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आने वाला वीडियो है इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिल सके। और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया ना बाबू, तो एक बार सारे बच्चे शेयर जरूर कर लेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।